Chapter 13, Vector Valued Function. And motion in space. ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का। सबसे पहले हम देखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास डोमेन, ये एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर, और रेंज हमारे पास ये भी एक स्केलर नंबर होगा। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डोमेन इज इनपुट और रेंज इज आउटपुट। डोमेन हमारे पास इनपुट है और रेंज आउटपुट है। इसकी कुछ एग्जांपल आप देखिए। हमारा पर्पस ये है कि हम पहले थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एग्जांपल्स देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन की। सबसे पहली एग्जांपल है, बड़ी मशहूर एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें x को देखिए तो x हमारे पास एक रियल नंबर है और y भी हमारे पास एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि इनपुट भी रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है। कोई हमारे पास स्केलर है। फॉर एग्जांपल x अगर 0 हो या x हमारे पास 2 हो तो y हमारे पास y का आंसर आ रहा होगा 2 स्क्वायर जो कि 4 है। जिसका मतलब है कि इनपुट ये हमारे पास स्केलर है और आउटपुट, अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी हमारे पास एक स्केलर नंबर है। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरी एग्जांपल आप देखिए, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में यानी कि कैलकुलस 3 में हमारे पास इनपुट x और y है यहाँ पर, और x और y को आप देखिए कि ये हमारे पास एक्स वाई बिलोंग करेगा आर स्क्वायर से, यानी कि कोई हमारे पास रियल नंबर होगा। ये ऑर्डर पेयर कहलाता है बेसिकली। और z जो है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, यानी कि हम इनपुट में भी नंबर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और आउटपुट में हमारे पास एक नंबर हमें मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर हम इसमें x y अगर हम पुट करें 1 2 तो z हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 4 5, यानी कि हमारे पास z जो है वो एक रियल नंबर है। और अगर आप एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई लिया है, ये भी हमारे पास एक आर स्क्वायर में आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास आर में है, आर स्क्वायर में है या आर क्यूब में, वो सिर्फ नंबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास एग्जांपल है रियल वैल्यूड फंक्शन की। सेकंड जो कि इम्पोर्टेंट है कैलकुलस 3 में, चैप्टर 13 में, थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन,
वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में क्या होगा कि जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास एक रियल नंबर होगा, डोमेन आर से बिलोंग करेगा, लेकिन जो रेंज है वो हमारे पास वेक्टर होगा। डोमेन जैसे कि इनपुट, अगर आप इसको डोमेन को इनपुट कह लें तो इनपुट हमारे पास रियल है और रेंज हमारे पास जो आउटपुट है, जो हमारा आंसर है, वो हमारे पास एक वेक्टर होगा। इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखिए, हम लिखते हैं वेक्टर के लिए आर पोजीशन वेक्टर, टी आई प्लस कॉस टी जे। अब अगर आप यहाँ पर इनपुट की बात करें तो टी हमारे पास होगा रियल नंबर से। ये टी कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये टाइम भी हो सकता है या कुछ और वेरिएबल हो सकता है। तो टी रियल नंबर से होगा, लेकिन अगर आप इसकी आउटपुट की बात करें जो कि आर होगा, आर जो है एक वेक्टर होगा, आर शुड बी ए वेक्टर। अगर आप इसमें एग्जांपल देखें, पर्टिकुलर नंबर हम पुट करें, टी फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2। अब टी जो है 2 हमने कहाँ से इनपुट लिया, हमने इनपुट लिया रियल नंबर से, और इसको जब आप पुट करेंगे वेक्टर वैल्यूड में तो ये आएगा 2i प्लस कॉस 2j। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे, 2 भी पुट कर सकते हैं, 2 पाई भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कंप्लीट आउटपुट आ रहा है यहाँ पर, ये आउटपुट जो है ये एक इज ए वेक्टर, यानी कि आउटपुट हमारे पास एक वेक्टर है। तो इनपुट, यहाँ पर इनपुट जो इनपुट क्या है, इनपुट हमारे पास 2 है और आउटपुट हमारे पास आउटपुट एक वेक्टर। इस केस में हम कहते हैं कि ये फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। अगर आप सेकेंड एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 2, सिमिलरली पोजीशन वेक्टर इस दफा थीटा का फंक्शन है, cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। यहाँ पर थीटा ये एक रियल नंबर होगा, थीटा एक रियल नंबर है, और आर एक इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है। तो थीटा की अगर हम बात करें, थीटा फॉर एग्जांपल पाई/2 है, तो आर में आप वैल्यू पुट करेंगे पाई/2 कॉस पाई/2 आई प्लस साइन पाई/2 जे। आर पाई/2 cos pi/2 is 0, sin pi/2 is 1, ये आ जाएगा तो ये j यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो आप r का आंसर देखिए, जब हमने इनपुट pi/2 पुट किया है तो j हमें मिल रहा है। तो r ये जो है आउटपुट 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 इज ए वेक्टर, और इनपुट, अगर आप इनपुट की बात करें, इनपुट आपने थीटा पुट किया था, कुछ और वैल्यूज भी हम ले सकते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ एक ही वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं। थीटा पाई/2 इज इनपुट। इनपुट आप देख रहे हैं कि एक स्केलर है और आउटपुट हमारे पास एक वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेक्टर वैल्यू फंक्शन है। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मजीद हम डेवलप करेंगे
13.1, अगर आप थॉमस कैलकुलस 13.1 देखिए, 14th एडिशन। कोई भी हमारे पास स्पेस में कोई पार्टिकल मूव करता है 13.1, उसके लिए 13.1 का टॉपिक जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि आपने स्पेस में कर्व्स को बताना है और उनके टेंजेंट्स को बताना है। जो टॉपिक है वो पहले मैं लिख लूँ, कर्व्स इन स्पेस एंड देयर टेंजेंट, कर्व्स इन स्पेस एंड देयर टेंजेंट। आपको पता ही है कि दो तरह के कर्व होते हैं। एक कर्व कहलाता है प्लेन कर्व और एक कहलाता है स्पेस कर्व। स्पेस प्लेन कर्व के लिए आपको एक कर्व ड्रॉ करना होता है जो कि प्लेन में हो। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, टू डायमेंशनल एक्स वाई हमारे पास एक प्लेन है। इसमें अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे या आप इसमें कोई पैराबोला ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई जो भी कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं ये सारा प्लेन में ड्रॉ हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन कर्व। ये हमारे पास प्लेन कर्व है। स्पेस कर्व में क्या होता है, होता वो कर्व ही है, जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास कर्व है, सर्कल में कर्व है, ये कर्व जो है ये पैराबोला है। जो स्पेस कर्व होता है ये हमारे पास 3 डायमेंशन में ड्रॉ होता है, एक्स वाई जेड। 3 डायमेंशनल में हमारे पास काफ़ी चॉइसेस होती हैं। आप सरफेसेस भी ड्रॉ करते हैं और फिर आप स्पेस कर्व वगैरह, लाइन, ये सब कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो स्पेस कर्व में हमारे पास जो भी कर्व बनता है वो 3 डायमेंशन का होता है। उसके लिए आपको एक्स वाई जेड चाहिए होता है। जब प्लेन कर्व में आपको सिर्फ एक्स और वाई चाहिए होता है, यहाँ पर एक्स और वाई चाहिए होता है। स्पेस कर्व के लिए आपको एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट नंबर चाहिए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस कोई भी कर्व रैंडम सा आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो कर्व है ये हमारे पास ये कर्व हमारे पास एक स्पेस कर्व कहलाता है। अब हम इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्पेस कर्व की इक्वेशन। स्पेस कर्व, क्योंकि हमारा जो कैलकुलस 3 का टॉपिक है इसमें स्पेस कर्व्स होंगी। प्लेन कर्व्स की हम बात करेंगे लेकिन हम स्पेस कर्व की ज़्यादा बात करेंगे थॉमस कैलकुलस चैप्टर नंबर 13 में। पैरामीट्रिक इक्वेशन, स्पेस कर्व को 3 तरह से लिखा जा सकता है। प्लेन कर्व को भी 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो आप रियल वैल्यूड फंक्शन से लिख सकते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो पता चल गया कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। नंबर 2, आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी प्लेन कर्व या स्पेस कर्व को आप लिख सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन से। पैरामीट्रिक इक्वेशन से आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो तीसरा तरीका है वो हमारे पास है वेक्टर वैल्यू फंक्शन। इसको मुझे लिखना चाहिए वेक्टर वैल्यू फंक्शन, चाहिए कि मैं आर वेक्टर वैल्यू फंक्शन से आप इसको देख लें। 3 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं जनरली, रियल वैल्यूड फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशन, वेक्टर वैल्यू फंक्शन। अब कोई भी अगर स्पेस कर्व मुझे लिखना है तो मेरे पास चॉइस ये है कि या तो मैं रियल वैल्यूड फंक्शन से इसको लिखूं या मैं इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन से लिखूं या वेक्टर वैल्यू फंक्शन। अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन से स्पेस कर्व को लिखेंगे पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होगा कि आप x को f ऑफ t और y को g ऑफ t और z को
एच ऑफ टी लिख रहे होंगे और टी हमारे पास एक रियल नंबर होगा जो कि किसी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। इसको लिखने के कई तरीके हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास आर क्यूब है तो आप इसे लिख रहे होंगे एक्स वाई जेड। एक्स इज एफ ऑफ टी, वाई इज जी ऑफ टी, जेड इज एच ऑफ टी। तो ये हमारे पास इस तरह से एक पैरामीट्रिक इक्वेशन प्लेन कर्व में लिखी जाएगी। इसको अगर आप वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन में ये लिखा जाएगा आर ऑफ टी इक्वल टू ओ पी पोजिशन वेक्टर एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के यूनिट वेक्टर। और इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप ड्राइंग का तरीका ये होगा कि कोई भी कर्व है, आप एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। पोजीशन वेक्टर जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसकी टिप से एक हमारे पास पाथ बन रहा होगा। ये पाथ जो है ये हमारे पास कहलाता है, ये जो पाथ है ये हमारे पास कहलाएगा स्पेस कर्व। ये हमारे पास कहलाएगा स्पेस कर्व। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि कैसे रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन होते हैं, कैसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफाइन होते हैं, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं। 13.1 अभी हमने शुरू किया हुआ है। इसके बाद हम लिमिट